नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग 2 पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हम 4 क्वेश्चनों पर आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने भाग 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को भाई जरूर देख लो, ताकि चारों क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएं। अब हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन आज हमारा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन सामाजिक गुटों के उदय पर चर्चा कीजिए। प्रीवियस ईयर में 3-4 बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत ज़्यादा संभावना इस बार भी इसके आने की कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नए सामाजिक गुट हैं उनके उदय पर चर्चा करो। क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 10 में अगर आप जाओगे तो इसका आंसर मिलेगा, हालांकि हमने यहाँ पर प्रॉपर आंसर बना रखा है। तो देखो, जब आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करोगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंज हो रहे थे। समाज में परिवर्तन हो रहा था, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था, जनपद और महाजनपदों का उदय हो रहा था, नए नए नगरों का उदय हो रहा था। इतना ही नहीं, कई सारे धर्मों का भी उदय हो रहा था। इसी दौरान कृषि का विस्तार हो रहा था, लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जा रहा था और व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। तो इससे पता चलता है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला समय है ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है, ये एक ऐसा समय है जिसमें समाज की चारों दिशाओं में परिवर्तन हो रहा था। यानी कि हम आपसे कोई पूछे भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, तो आप बोलोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय भारतीय समाज पूरी तरीके से परिवर्तित हो रहा था, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहे थे, समाज में जनपदों और महाजनपदों का उदय हो रहा था, गंगा की घाटी में कृषि का विस्तार हो रहा था और इसी दौरान जनसंख्या भी बढ़ी और नए नए धर्मों का भी इस दौरान उदय हुआ। चाहे आप बौद्ध धर्म की बात कर लो, चाहे जैन धर्म की बात कर लो, वो भी इसी समय इनका भी उदय हुआ था। अब इसी समय समाज में जब इतने सारे चेंज हो रहे हैं तो कुछ नए ग्रुप भी बनकर सामने आएंगे और ऐसे में 2 नए वर्ग आए, एक आया गृहपति और एक आया व्यापारी वर्ग। तो वैसे तो बहुत सारे ग्रुप आए लेकिन हमारे कोर्स में यही 2 हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब समाज में चारों तरफ परिवर्तन हो रहा था, ऐसे में 2 सामाजिक समूहों का उदय हुआ, एक गृहपति और एक व्यापारिक वर्ग, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गृहपति की बात कर लेते कि भाई ये गृहपति कौन था। तो जब आप देखो गृहपति के बारे में पढ़ोगे तो अलग अलग जगह इस शब्द के अलग अलग अर्थ मिलते हैं। जैसे जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो गृहपति का मतलब होता है घर का मुखिया। तो जो संपन्न घर होते थे, ठीक है, उनके घरों के मुखियाओं को गृहपति कहा जाता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी तो एक एक परिवार में 20-20, 25-25 लोग रहते थे। तो उसका जो मुखिया होता था उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था गृहपति। इसके अलावा व्यापारिक वर्ग में जो व्यापारियों का मुखिया होता था उसके लिए भी गृहपति शब्द का प्रयोग करते थे। किसान समाज में जो किसानों का मुखिया होता था उसके लिए भी गृहपति शब्द का प्रयोग करते थे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर जो किसानों वाला गृहपति है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो गृहपति यानी कि गृहपति, गृहपति प्राचीन भारत में एक संपन्न गृहस्थ था, यानी कि घर का मुखिया था, उसे भी गृहपति कहते थे। यह किसान का पद भी था। तो मुख्य रूप से जो ग्रामीण कृषि आधारित व्यवस्था थी वहाँ पर जो संपन्न किसान थे, जिनके पास हजारों हजार एकड़ जमीनें थी, बहुत सारे बैल थे, बहुत सारे हल थे, ऐसे लोगों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि इन गृहपतियों ने समाज को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गृहपतियों पर भूमि और संपत्ति का स्वामित्व होता था। गृहपति का मुख्य काम था कृषि और वो भूमि की देखरेख करता था। यह वर्ग संपन्न किसान था जिसके पास खुद की जमीन होती थी, खुद के ही सारे कृषि से संबंधित जो टूल्स होते हैं वो भी थे। उदाहरण के लिए एक गृहपति के पास इतनी जमीन होती थी कि भाई जमीन की जुताई के लिए लगभग 500 हलों की जरूरत पड़ती थी। यानी कि 500 हल बैल धारण करके इतने सारे हलों की अगर जरूरत पड़ रही है तो आप ये मान के चलो कि उसके पास कितनी सारी जमीन होगी। तो इस प्रकार से गृहपति जो है वो कृषि गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, संपन्न वर्ग है, बहुत सारी जमीन है इसके पास और सारे कृषि संबंधित उपकरण हैं। अब इतनी सारी खेती तो अकेले करेगा नहीं, तो इसलिए इसने अपने अंडर में बहुत सारे मजदूरों को रख रखा है और बहुत सारे दासों को रख रखा है। जब युद्ध होते थे तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था और उनसे जुताई के कार्य करवाए जाते थे। इन गृहपतियों का महत्व क्या था, तो देखो जब कोई रिच बंदा बनेगा, अमीर बंदा बनेगा, तो वो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो गृहपति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यानी कि गांवों की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लोगों को कर्ज प्रदान करते थे, राज्य की आमदनी का साधन थे। तो ये वर्ग अधिशेष उत्पादन करता था जिससे वह व्यापारी और शहरी केंद्रों में बेचा जाता था। तो यानी कि देखो जो छोटे छोटे किसान होते हैं जब वो खेती करते हैं तो छोटे छोटे जब किसान खेती करते हैं तो वो अपना पेट भरने के लिए खेती करते हैं, वो उपज को बेच नहीं पाते। अब जो ये गृहपति थे यहाँ पर कुंटलों कुंटल अनाज की उत्पत्ति होती थी। अब ऐसे में ये अपने यूज़ के लिए बाकी अनाज रख लेते थे और बाकी जो बचा हुआ है जो सरप्लस होता है
उसको क्या करते थे, ये मार्केट में बेचते थे। अब अगर आप मार्केट में खरीदने बेचने का कार्य शुरू करोगे तो व्यापार को भी तो बढ़ावा दोगे। तो इस प्रकार से गृहपतियों ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनके पास अनाज बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था और फिर इसे बेचने के लिए मार्केट चलाते थे। शहरी केंद्रों की धीरे धीरे स्थापना होने लगी। इन गृहपतियों की सामाजिक स्थिति क्या थी, तो सिंपल सी बात है भैया, जिसका पास पैसा है उसे समाज में सम्मान मिलेगा। तो गृहपति समाज में सम्मानित स्थान रखते थे। बौद्ध ग्रंथों में गृहपति का वर्णन एक संपन्न और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में किया गया है। यानी कि जब आप बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो गृहपति को बहुत ही संपन्न वर्ग माना गया है, अमीर व्यक्ति माना गया है और स्थानीय यानी कि लोकल लेवल पर उसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता था। इसके अलावा ये गृहपति धार्मिक कार्य भी करते थे, दान देते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, जिसकी वजह से समाज में जो इनकी प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। आज भी गांव में जो 4 धाम की यात्राएं करके आता है जो लोग व्यक्ति, उसका समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। व्यापारी वर्ग का उदय। अब तक हमने गृहपतियों के बारे में पढ़ा, अब हम व्यापारियों की बात करेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, कृषि में विकास हुआ। लकड़ी के हल की जगह अब लोहे वाले फाल के हलों का प्रयोग होने लगा। अब जो ये लोहे के फाल वाले हल थे ये जमीन को ज़्यादा गहराई तक खोद सकते थे, जिसकी वजह से भाई एकदम से उपज बढ़ गई। अब उपज बढ़ेगी तो बेचा भी जाएगा सामान। इसके अलावा हस्तशिल्प कला को भी बढ़ावा मिला। शहरीकरण, व्यापारियों ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। अब देखो व्यापारिक गतिविधियों का व्यापार कैसे करा इन्होंने, तो देखो इस समय में पहले व्यापार लोकल लेवल पर होता था यानी कि स्थानीय लेवल पर, लेकिन अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गया। कपास, मसाले, हाथी के दांत, धातु और रत्न एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने का काम करने वाले लोग व्यापारी कहलाए। अब ये व्यापारी पता क्या करते थे, व्यापारियों की सबसे खास बात है ये व्यापार करेंगे तो नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज भी करेंगे। तो इससे नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। इसके अलावा जहाँ व्यापार होगा वहाँ शहरी केंद्रों का निर्माण बनेगा। सिंपल सी बात है, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है, लेकिन जहाँ पर व्यापार होगा वहाँ बड़े बड़े बाजारों की स्थापना होगी, बहुत सारे लोगों की आवाजाही होगी, जो कल्चर है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके समाज क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, व्यापार में गांव और नगरों की भूमिका बराबर थी, क्योंकि कच्चा माल तो गांव से ही आता था, नगरों में सामान बनता था। अब सामान वापस बेचने कहाँ ले जाते थे, गांव में। तो जो व्यापारिक वर्ग था इन्होंने गांव और नगर को बीच में जोड़ने की एक कड़ी का काम किया। ये गांव से सामान खरीदते थे और नगरों और बाहरी क्षेत्रों में बेचते थे। श्रावस्ती, वाराणसी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला जैसे जो व्यापारिक नगर हैं ये व्यापारिक गतिविधियों का उस समय बहुत बड़ा केंद्र बन गए। व्यापारियों की समाज में स्थिति क्या थी, तो सबसे पहली बात यह है कि वैश्य वर्ण में आते थे। आपको पता है 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य वर्ण में जो है व्यापारियों को रखा गया। अब इनके पास पैसा था भाई, तो इसकी वजह से धीरे धीरे समाज में इनकी प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी है। ये लोग राजा को कर की अदायगी करते थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं इन्होंने व्यापारिक वर्गों को बहुत प्रभावित किया। और आपको पता है जैन धर्म में तो अहिंसा का सिद्धांत इतना तगड़ा था कि ज़्यादातर लोग व्यापारी बन गए, क्योंकि जैन धर्म जो है ये मानता है कि कृषि करने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो जिससे हिंसा होती है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापारिक वर्ग ही उदय हुआ। अब व्यापारिक वर्गों का उदय होगा तो वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए पैसा भी दान में देंगे। तो ऐसे में अहिंसा और व्यापार के आधार पर ये धर्मों की स्थापना हुई और ऐसे में व्यापारियों ने इन धर्मों को संरक्षण भी दिया। बौद्ध ग्रंथों में व्यापारियों के लिए सेठी शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ में व्यापारियों के लिए सेठी शब्द। अब जब व्यापारी आएंगे तो संगठन भी बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी बनेगी। तो परिवर्तन यह आया कि समाज में ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। व्यापारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्रेणियां बनाई, जिसे गिल्ड कहते हैं। ये श्रेणियां व्यापार और शिल्प कौशल को बढ़ावा देती थी, और व्यापार के जितने भी रूल और रेगुलेशन है ना भाई, वो रूल और रेगुलेशन भी ये गिल्ड ही सेट करती थी। इसके अलावा व्यापार से रिलेटेड नियमों का समाधान तो करती थी, विवादों का समाधान भी करती थी, यानी कि न्याय भी प्रदान करती थी। जितने भी व्यापार संबंधी विवाद होते थे उन्हें हल करने में ये श्रेणियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और इन श्रेणियों के मुखिया होते थे। तो इस प्रकार से समाज में परिवर्तन आया। जो कृषक आधारित समाज था वो व्यापारिक आधारित समाज धीरे धीरे करके बनने लगा। अब देखो भाई, इन गृहपतियों और व्यापारियों में भी संबंध था। सिंपल सी बात है, गृहपति का उत्पादन ज़्यादा होगा तो व्यापारी वर्ग को ही बेचेगा। तो गृहपति और व्यापारी दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे, क्योंकि गृहपति अपना उत्पादन व्यापारियों को बेचता था और व्यापारी उन्हें नगरों में ले जाकर प्रॉफिट कमाता था। धीरे धीरे करके दोनों वर्ग मजबूत बनते गए और शहरीकरण में योगदान हुआ और शहरों की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से गृहपति और व्यापारी वर्ग के उदय ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा दिया। इन वर्गों ने भारतीय समाज में कृषि और व्यापार को उच्च स्तर पर ले गए, और जब महाजनपद आगे बढ़े तो इनकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे उस परिवर्तन में गृहपति और व्यापारी वर्गों की क्या भूमिका थी, या फिर क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछे कि भैया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन सामाजिक गुटों के उदय पर चर्चा कीजिए, तो भी आप गृहपति और व्यापारियों के बारे में बताओगे।
मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां आपको ये पीडीएफ बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल पर अगर नए हो भाई तो चैनल से जरूर जुड़ जाओ, ताकि अगले सब्जेक्टों की तैयारी भी आपकी अच्छी से हो जाए। अब हम छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 से, कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, उसकी चर्चा कीजिए और उसके प्रभाव बताओ। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम ही है सिकंदर का आक्रमण। मैंने इस चैप्टर की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है। देखो, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि आपने सारे चैप्टर नहीं अपलोड किए। मैंने कुछ ही चैप्टर अपलोड किए हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही मैंने अपलोड किए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर सिकंदर का आक्रमण बताओ। तो सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी हम जानते हैं, इसका जो भारत पर आक्रमण हुआ वो लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जो भारत का संबंध है वो यहाँ से यूनानी सभ्यताओं के साथ होना शुरू हो चुका था। यानी कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन से जुड़ गया, जहाँ बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित हुए। सिंपल सी बात है भाई, कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और वो हमारे यहाँ पर आकर रुकेगा, तो वहाँ से और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। अब व्यापार शुरू होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा और जो कल्चर है वो एक दूसरे का मिक्स हो जाएगा। तो सिकंदर के आक्रमण का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा ये पड़ा कि यूनानी सभ्यताओं से हमारा संपर्क हो गया। यूनानी सभ्यताओं की जो संस्कृति थी उसका हमारे यहाँ मिक्सअप हो गया और बहुत सारी कलाएँ जो है विकसित हुई। अब हम बात कर रहे हैं भारत का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया कौन सा होता है पहले ये देख लो। देखो, 8 दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर दिशा होती है ये वाली नॉर्थ, और ये होती है साउथ, ये वाली होती है ईस्ट और ये वाली होती है वेस्ट। ठीक है, तो 4 दिशाएं तो मेन हो गई, 4 दिशाएं मेन हो गई, ये वाली नॉर्थ और ये वाली साउथ, ये वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट। अब 4 दिशाएं और होती हैं यहाँ पर, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट और ये होती है साउथ ईस्ट। हमसे इस वाले एरिया की बात कर रहा है, यानी कि आज के टाइम पे जो अफगानिस्तान वाला एरिया है उस वाले एरिया की बात कर रहा है, कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो आपको पता है अफगानिस्तानी सीमाएं थी जो भारत में एंट्री होती थी, तो यहाँ से एंट्री हुई, फिर वो सीधे पंजाब वाला जो इलाका है उस वाले एरिया में आगे बढ़ेगा सिंधु नदी के पार करके। तो सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हुआ वो क्यों हुआ, पहले तो हम ये समझते हैं। तो सिकंदर यूनान मकदूनिया का राजा था और उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने सोचा कि मैं एशिया पर विजय अभियान शुरू करूं। हालांकि सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन वो कुछ ही क्षेत्र जीत पाया, क्योंकि पूरे विश्व को जीतना उस समय पर बहुत ही कठिन कार्य था। तो सिकंदर की बात करो तो वो मकदूनिया का राजा था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, विश्व में अपनी ख्याति चाहता था। और ऐसे में जो एशिया में स्थिति बन रही थी, खासतौर पर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, उसने ये उसे आकर्षित किया कि वो भारत की ओर जाए और भारत में जाकर युद्ध लड़े। दूसरी बात यह थी कि जिस क्षेत्र पर वो शासन कर रहा था वहाँ पर बड़े पैमाने पर पहले संघर्ष हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और उसने उस सभी संघर्षों को जीत लिया था। तो अगर मान लो कोई राजा है वो अपने क्षेत्र के संघर्षों में ही फंसा हुआ है, जैसे मान लो हम भारत की बात कर लें तो भारत के राजा क्या थे, अपने ही क्षेत्रों के संघर्ष में फंसे हुए थे। लेकिन अगर ये राजा अपने क्षेत्र के सारे संघर्ष जीत ले तो अब इस राजा को जो है आदत बन चुकी है कि भाई हमें क्या करना है, दूसरे क्षेत्रों से युद्ध लड़ना है। तो क्या करेगा, इस क्षेत्रों को जीतने के बाद अब बाहर की ओर निकलेगा। सेम सिकंदर के साथ हुआ। तो सिकंदर ने पहले अपनी जो आंतरिक राजनीति थी उसे मजबूत कर लिया, यहाँ पर सारे बंदों को हरा दिया और पूरे एक बड़े क्षेत्र की स्थापना कर दी। अब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब उसने भारत के बारे में सुन रखा था, भारत एक समृद्ध देश है, एक विशाल क्षेत्र है, धन दौलत से भरा हुआ है, सोना और चांदी यहाँ पर है, ऐसी कथाएं उसने सुनी थी। तो उसने कहा भाई अब भारत पर ही आक्रमण करेंगे। तो भारत पर आक्रमण की पृष्ठभूमि क्या थी, वो सिकंदर जो था यूनान मकदूनिया का राजा था, अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। एक कारण तो यही था। दूसरा कारण ये था कि उसने अपने क्षेत्र के जितने भी विद्रोह थे उसे दबा दिया था। अब वो ये चाहता था कि वो किसी बड़े क्षेत्र की ओर आगे बढ़े और उस क्षेत्र को जीते। अब ऐसे में उसने भारत के धन, सोने, दौलत, इन सब की कहानियां सुनी थी, विशाल क्षेत्र के बारे में सुना था, उपजाऊ मैदानों के बारे में सुना था। तो उसने सोचा चलो भाई इस क्षेत्र पर ही हम आक्रमण करते हैं। आक्रमण की शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि भारत में एंट्री का सिर्फ यही एक ही क्षेत्र था, बाकी तो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, वहां से कोई आ ही नहीं सकता था। 3 तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए थे, तो वहां से भी अटैक नहीं हो सकता था। तो सिकंदर ने आधुनिक अफगानिस्तान से होकर हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार किया और 327 BCE में भारतीय सीमा में एंट्री करी। उसने सबसे पहले गांधार क्षेत्र, जो कि आज के पाकिस्तान में शामिल है, वहाँ पर स्थानीय शासकों से लड़ाई करी। वहाँ के राजाओं ने, ज़्यादातर राजाओं ने तो समर्पण खुद ही कर दिया सिकंदर का नाम सुनकर, और कुछ राजाओं ने छोटे मोटे युद्ध लड़े जिसमें उसकी हार हुई। तो यानी कि सबसे पहले उसने गांधार क्षेत्र को कंट्रोल किया, जो कि आज पाकिस्तान वाले एरिया में है।
कुछ शासकों ने विरोध किया लेकिन उन्हें हरा दिया गया, बाकी बहुत सारे शासकों ने उपहार दिए और उसके साथ शामिल हो गए। मेन युद्ध हुआ यहाँ से जब झेलम का युद्ध। झेलम के युद्ध की बात करें तो इसे हाइडे स्पेस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा जिसमें आपने एक राजा पौरस के बारे में सुना होगा। तो झेलम के युद्ध में सिकंदर और पौरव के राजा पौरस के बीच में युद्ध होता है। यानी कि पौरस से युद्ध करने से पहले सिकंदर का कोई भी राजा ऐसा नहीं था जिसने उसका विरोध किया हो। ज़्यादातर राजाओं ने समर्पण कर दिया या छोटे मोटे युद्ध लड़के हार मान ली। लेकिन जो ये राजा पौरस था इसने सिकंदर का सामना भाई पूरे बल से किया और एक खतरनाक लड़ाई हुई। अब इस लड़ाई में पौरस तो हारा तो सही, लेकिन सिकंदर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने पौरस की जो वीरता देखी भाई, तो वो क्या हो गया, फैन हो गया पौरस का। उसने कहा यार इतने सारे जो राजा मिले तुच्छ मिले, लेकिन ये पौरस है ये लड़ा मुझसे ढंग से। और सिंपल सी बात है, जो वीर बंदा होता है ना वो यही सोचता है कि सामने वाला भी बराबर का बंदा मिले। अब ऐसे में वह अपने हाथी और विशाल सेना के साथ लड़ा, जिसे झेलम की लड़ाई कहते हैं। हालांकि सिकंदर की रणनीति, उसकी ग्रीक सेना की जो कुशलता थी वो अच्छी थी, जिसकी वजह से पौरस हार गया। लेकिन युद्ध के बाद पौरस से वो इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने उसका क्षेत्र लौटा दिया और दोनों मित्र बन गए। सिकंदर ने अपनी जीत का उत्सव मनाने के लिए 2 नगरों की स्थापना करी। एक का नाम नैसिया था, दूसरे का नाम था ब्यूसेफेला। जो ये ब्यूसेफेला वाला नाम का नगर था ना, ये इसने अपने घोड़े की याद में रखा था उसका नाम, क्योंकि ब्यूसेफेला था। तो सिकंदर की बात करें तो भाई ये बताओ सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाह रहा है। सिकंदर भारत पर आक्रमण इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि उसने अपने क्षेत्र में सारे विद्रोह को दबा दिया है, अपने पूरे क्षेत्र का वो स्वामी बन गया है। अब उसका मन कर रहा है कि भाई मैं पूरे विश्व को जीत लूं, क्योंकि जब आप छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीत जाते हो तो आपका मन करता है आप बाहर की ओर जाओ। तो उसने क्या सोचा कि एशिया पर अपना विजय अभियान चलाऊंगा। दूसरी बात यह है कि उसने भारत के धन दौलत, सोने चांदी, इन सब के बारे में सुना था। तो उसने सोचा हम भारत पर ही आक्रमण करेंगे। आक्रमण की शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से, जहां वो हिंदू कुश पर्वत को पार करता है, भारतीय सीमाओं में एंट्री करता है। गांधार वाला एरिया उसे मिलता है, वहां पर कुछ राजा जो होते हैं उसके नाम से ही काम जाते हैं, जबकि कुछ राजा जो होते हैं वो उससे छोटा मोटा युद्ध लड़ते हैं, जिसमें सिकंदर एक तरफा जीतता हुआ आता है। फिर उसका सामना होता है झेलम के युद्ध में पौरस से, जहां पौरस वीरतापूर्वक उसका सामना करता है। दोनों की लड़ाई बराबरी पे छूटती है, जहां पौरस की वीरता से खुश होकर सिकंदर जो है उसका राज्य हड़पता नहीं है, दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है। फिर क्या है, सिकंदर अपनी युद्ध के विजय में 2 नगरों की स्थापना करेगा। एक का नाम नैसिया होगा और दूसरे का नाम ब्यूसेफेला। ब्यूसेफेला जो राज्य है ये इसकी स्थापना इसलिए करेगा अपने घोड़े की याद में, क्योंकि इसका ये जो घोड़ा है यहाँ पर मर जाएगा, जो ब्यूसेफेला का नाम का घोड़ा है। अब झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर आगे की योजना बनाएगा और वो कहेगा कि भाई अब हम गंगा नदी को पार करेंगे और मगध वगैरह को जीत लेंगे। तो झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर ने सोचा व्यास नदी को पार करूंगा, गंगा घाटी तक जाऊंगा और वहां के सारे राजाओं को हरा दूंगा। लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी, उस सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सैनिक ये कह रहे थे कि अब हमें अपने घर में जाना है। इसके अलावा बहुत सारे सैनिक बीमारियों वगैरह की वजह से भी मर गए थे। भारत के विशाल राज्यों की कहानियां थी, मौर्य साम्राज्य की कहानियां थी, नंद वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य तो नहीं था, माफ कीजिएगा, उस समय नंद वंश के जो वीरता की कहानियां थी वो उस समय फेमस थी। मजबूर होकर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा जब ही आगे बढ़ सकता है युद्ध में जब उसकी सेना उसके साथ हो। तो सिकंदर की जो सेना थी, बहुत सारे सैनिक बीमारी की वजह से मर गए थे, बहुत सारे सैनिक अब युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे और वो वापसी की बात कर रहे थे। सेना में अगर फूट हो तो एक अच्छा राजा वही होगा जो सेना की बात मानेगा, क्योंकि सेना के बिना तो आप युद्ध जीत ही नहीं सकते। तो सिकंदर यहाँ से वापस लौट जाता है। सिकंदर की जब वापसी होती है तो कुछ राजा उसका विरोध करते हैं और उन सभी विरोधों को वो कुचल देता है। तो सिकंदर सिंधु नदी के रास्ते जाता है, मार्ग में कुछ विद्रोही आते हैं, उन सबको कुचल देता है। लौटते समय जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ता है वो मलवा की लड़ाई, मल्लोई जनजाति है, ये सबसे अंतिम लड़ाई थी उसकी मल्लोई जनजाति के खिलाफ। यहाँ वो घायल भी हो जाता है। फाइनली वो अपने क्षेत्र वापस चला जाता है। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारत पर यह हुआ कि यूनानी संस्कृति के संपर्क में आए। सिकंदर के आक्रमण ने भारत और यूनानी सभ्यता के बीच में संस्कृति को बढ़ावा दिया। कला, वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था पर अब ग्रीक प्रभाव देखा जाने लगा। भारत में गांधार कला का विकास हुआ, मूर्ति कला का विकास हुआ। सिकंदर की वापसी के बाद जो सिकंदर ने क्षेत्र जीत रखे थे उन क्षेत्रों पर अपने कुछ उसने सेनापतियों को छोड़ दिया था, जैसे सेल्यूकस, निकेटर, ठीक है। और ये लोग अब इन क्षेत्रों को चला रहे थे। हालांकि इन लोगों ने कोशिश करी कि ये भारत में आगे जीतें क्षेत्रों को, लेकिन आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया, इन सबको हरा दिया और पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेकुलस निकेटर को हराकर इस क्षेत्र को जीत लिया। शासन और सैन्य रणनीति की बात करोगे तो सिकंदर ने भारत में प्रशासन और सैनिक रणनीतियों को प्रभावित किया। अब जो भारतीय शासक थे वो यूनानी पद्धतियों से सीख रहे थे। सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी लेखकों जैसे हेरोडोटस, स्ट्रैबो, एरियन, इन्होंने भारत पर कुछ किताबें लिखी हैं।
उन्होंने भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीति के बारे में जो जानकारी है वो यूनानी दुनिया तक पहुंचाई है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है भाई सिकंदर के बारे में, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो अच्छे से। इसके अलावा अगर आप चाहो तो चैप्टर नंबर 12 भी पढ़ सकते हो जो सिकंदर के आक्रमण के ऊपर ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्य की क्या परिभाषा है? मौर्यों के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर में आए हुए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है अगर आपने इन्हें पढ़ा नहीं तो बना बना के भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिन्हें बना बना के हम लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आ जाए तो फिर हमें पता नहीं चलता हम इसमें क्या ही लिखें। तो इसलिए हम जो हैं इस तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली कर दो, क्योंकि आसान क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ही दोगे। मान लो बौद्ध धर्म की विशेषताएं आए आप कर ही दोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आए आप कर ही दोगे, लेकिन मुद्दा ये बनता है जब कठिन क्वेश्चन आएंगे फिर क्या करोगे आप। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन पेपर जानबूझ के उठाया है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सबसे टफ था, ऐसा माना जाता है। 2023 का पेपर है ये, ठीक है। तो साम्राज्य की क्या परिभाषा है? मौर्यों के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। अब देखिए भाई, साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई होती है जिसमें एक शक्तिशाली राजा होता है, उसकी राज्य में बहुत सारी जनसंख्या होती है, उसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और एक शासन प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित होता है। यानी कि जब आप एक साम्राज्य की बात करोगे तो मैं कहूँगा एक साम्राज्य की अपनी एक भौगोलिक सीमाएं होंगी, क्योंकि जब भी एक देश की बात करते हो, आज अगर भारत की बात करते हो तो भारत की चारों तरफ से एक सीमाएं हैं। अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, कश्मीर से कन्याकुमारी, इस तरीके से भारत फैला हुआ है। तो साम्राज्य की सबसे पहली बात करें तो उसकी एक क्या होती है, उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है। पहला तत्व तो ये हो गया। दूसरा, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए। मान लो कोई साम्राज्य है, आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, उसमें लोग ही नहीं है, तो फिर आप किस पे शासन करोगे? तो साम्राज्य की पहली आवश्यकता क्या है? भौगोलिक सीमाएं। दूसरी आवश्यकता क्या है? जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी आवश्यकता क्या है? तीसरी आवश्यकता है राज्य, सरकार, जो इस पूरे क्षेत्र को चलाएगी, यानी कि राजा, ठीक है। और राजा की बात करोगे तो राजा के साथ मंत्री भी होंगे, सिपाही भी होंगे, वो पूरा का पूरा एक ढांचा होगा, प्रशासनिक ढांचा, जो पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करेगा। और चौथी और सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता, संप्रभुता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई राज्य किसी के अंडर में है तो फिर वो राज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो फिर गुलाम देश कहलाएगा। जैसे भारत जब ब्रिटिशर्स के अंडर में था तो हम अपनी पॉलिसी चला ही नहीं पाते थे, हम तो अंग्रेजों की तरफ से चलते थे, जैसा वो हमें चलाते थे हमें वैसे चलना पड़ता था। तो आपसे कोई पूछे भाई किसी भी साम्राज्य में 4 तत्व होते हैं, वो 4 तत्व कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे भाई किसी भी साम्राज्य का पहला तत्व होता है उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसकी भौगोलिक सीमाएं। दूसरा तत्व होता है उसकी जनसंख्या। तीसरा तत्व होता है सत्ता, यानी कि राजवंश, राजा। चौथा तत्व होता है उसकी संप्रभुता। अब राजा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने शासन बल का प्रयोग करता है, डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति का प्रयोग करता है और अपने प्रशासन का प्रयोग करता है। तो साम्राज्य शब्द का मतलब समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन उसने यही पूछा सबसे पहले, भाई साम्राज्य की क्या परिभाषा है? तो आप बोलोगे एक साम्राज्य में 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है उसकी भौगोलिक सीमाएं, दूसरा तत्व होता है उसकी जनसंख्या, तीसरा तत्व होता है उसकी राज व्यवस्था, चौथी तत्व होता है स्वतंत्रता यानी कि संप्रभुता। और कोई भी राज्य, कोई भी साम्राज्य, कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बनाने के लिए अपने शासन बल को बढ़ावा देता है, सैन्य बल को बढ़ावा देता है, कूटनीति को बढ़ावा देता है और प्रशासन क्षमता को लगातार बढ़ावा देता रहता है। अब हम भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा साम्राज्य क्या है, मौर्यों का उदाहरण देते हुए बताओ। तो देखो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पहली बार अगर साम्राज्य की स्थापना किसी ने करी है तो मौर्यों ने की है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत करी कौटिल्य की सहायता से। चंद्रगुप्त से पहले नंद वंश जो थे वो मगध की सत्ता पर, मगध जिसे आज बिहार के नाम से जानते हैं, तो चंद्रगुप्त से पहले नंद वंश जो थे वो शासन कर रहे थे। अंतिम राजा था घनानंद। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता और फिर सिकंदर के जो बचे हुए क्षेत्र थे वो उससे उसने जीत लिए। और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य ने पूरे उत्तर भारत की बात करो, पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से को अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया। ये माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य ने जितने बड़े साम्राज्य को उस समय स्थापित किया था उतना बड़ा साम्राज्य किसी और राज्य ने स्थापित नहीं किया था। अब किसी भी अगर आप साम्राज्य को चलाओगे तो सत्ता के केंद्र में एक राजा होना चाहिए, उसके क्षेत्र में बड़े भूभाग होने चाहिए। चंद्रगुप्त ने बहुत सारे अधिकारी रखे थे इस क्षेत्रों को चलाने के लिए। आगे चलकर अशोक ने इस शासन व्यवस्था को और अच्छे से चलाया। अब देखो जब भी कोई एक साम्राज्य होगा तो वहाँ से आप राजस्व इकट्ठा करोगे, क्योंकि बिना पैसे के तो साम्राज्य नहीं चल सकता, तो लोगों से आप टैक्स लोगे। साम्राज्य को चलाने के लिए कानून व्यवस्था बनाओगे, सैनिक व्यवस्था होगी सुरक्षा के लिए, जासूसी व्यवस्था होगी कहीं विद्रोह ना हो जाए, और व्यापार का नियंत्रण होगा। ये सब साम्राज्य के कार्यों में होगा। सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य अपने सबसे चरम सीमा पर था, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो बचे हुए क्षेत्र थे वो भी जीत लिए थे और एक चक्रवर्ती राजा कहलाया था। चक्रवर्ती राजा वो होता है जो पूरे सारे क्षेत्रों को जीत ले। राजा अशोक के समय पर एक ही क्षेत्र था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं जीता था, वो था कलिंग, जिसे आज उड़ीसा कहते हैं।
अशोक ने कलिंग को भी जीत लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य को नैतिक मूल्य सिखाए, अहिंसा के मूल्य सिखाए, धार्मिक सहिष्णुता के मूल्य सिखाए। अशोक के बारे में हमें उसके शिलालेखों से पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है, स्तंभ लेखों से पता चलता है, जिससे हमें उसकी आदर्श राजा की भूमिका के बारे में पता चलता है। मौर्य साम्राज्य की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग थे, बहुत सारी संस्कृतियां थी, बहुत सारी जाति थी, जिन्हें एकता के सूत्र में मौर्य साम्राज्य ने बांध रखा था। अतः मौर्य साम्राज्य भारत का एक पहला ऐसा साम्राज्य था जो साम्राज्य की सभी परिभाषाओं पर खरा उतरता है। क्योंकि साम्राज्य की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं? एक विस्तृत भूभाग होना चाहिए, एक सत्ता होनी चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड हो, एक अच्छा प्रशासन होना चाहिए और बहुत सारी संस्कृति के लोग रहने चाहिए और स्वतंत्र क्षेत्र होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि वो क्षेत्र साम्राज्य कहलाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई साम्राज्य क्या है, या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई साम्राज्य क्या है और मौर्यों का उदाहरण देते हुए बताओ, तो आप बता देना भाई साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई होती है, जिसमें कौन होते हैं? जिसमें एक भौगोलिक सीमाएं होती हैं, एक राजा होता है, जनसंख्या होती है बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों की, और फोर्थ वन सबसे बड़ी बात स्वतंत्रता होती है। मौर्यों की बात करोगे तो मौर्यों ने जितने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी उस समय उतना बड़ा साम्राज्य किसी ने भी स्थापित नहीं किया था। खासतौर पर अशोक के टाइम पर यह क्षेत्र सबसे बड़ा था। पूरे क्षेत्र को चलाने के लिए बहुत सारे मंत्री रखे गए थे, सेनाएं रखी गई थी, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इतने ही नहीं, अशोक ने अपनी प्रजा को चलाने के लिए, सभी धर्मों में एकता की स्थापना करने के लिए उसने धम्म की नीति अपनाई। साम्राज्य में अशोक के जो है विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी, संस्कृतियां थी, जाति थी, सबको एकता के सूत्र में बांधा गया। तो इस प्रकार से भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसने साम्राज्य की परिभाषाओं को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। अब हम 8वें और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो टिप्पणी करने के लिए आता है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 में से 2 पर टिप्पणी करनी होगी 10-10 नंबर में। पहला टॉपिक है आपका एरियन की इंडिके, दूसरा है अशोक का धम्म, तीसरा है सप्तवाहन कालीन प्रशासन और चौथा है कुषाण। तो हम सबसे पहले एरियन की इंडिके की बात करते हैं। तो देखो पहला टॉपिक है एरियन की इंडिका। अब देखो जो इंडिके है ना, ये किताब का नाम है और ये किताब किसने लिखी है? एरियन ने। लेकिन ये ध्यान रखना, इंडिके की जो ओरिजिनल बुक है वो अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि माना गया है कि किताब खो चुकी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन इस किताब का अलग अलग जगह जिक्र किया गया है। तो इस आधार पर आपको इंडिके पर टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले बताओगे इंडिके किसने लिखी है? एरियन ने लिखी है। ये बंदा कहाँ का था? ये बंदा यूनान का था। ठीक है। इस किताब से हमें सिकंदर के भारत के अभियान के बारे में पता चलता है, भारतीय समाज के बारे में पता चलता है, भारत की संस्कृति के बारे में पता चलता है, और भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था उस समय, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, ये भी पता चलता है। इस ग्रंथ में सिकंदर के भारत में अनुभवों के बारे में पता चलता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके वहाँ पर क्या अनुभव थे, उसने क्या चीज़ें देखी थी, इन सब के बारे में पता चलता है। एरियन ने जो ये इंडिके नाम की किताब लिखी थी, ये किताब उसने मैगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसके बेस पर लिखी थी। एक लेखक था न्यूयॉर्कस, उसने जो किताब लिखी थी उसके बेस पर लिखी थी। यानी कि मैगस्थनीज, न्यूयॉर्कस, जो इन सब ने जो किताबें लिखी थी, इन किताबों के बेस पर इसने एक कहानी गढ़ी है। किसने? एरियन ने। इंडिका पढ़ने के बाद आपको भारतीय जीवन, भारत की जलवायु, भारत की नदियों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, आहार विहार, रीति रिवाज, धार्मिक अवस्थाएं, सब के बारे में पता चलता है। जिससे पता चलता है कि एरियन की जो इंडिके है ये एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें वर्ण व्यवस्था, राजा प्रजा के संबंध, ब्राह्मणों के प्रभाव के बारे में पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की हिस्ट्री जानने में जो ये किताबें इंडिके ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लेखक ने वो चीज़ें देखी थोड़ी है, लेखक ने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के बेस पर लिखी है। दूसरी बात यह है कि एरियन ने खुद भारत की यात्रा नहीं करी, उसने दूसरी किताबें पढ़ी और उन किताबों को पढ़कर अपना एक अनुमान लगाया कि भारत ऐसा रहा होगा। तो फिर भी कैसा भी हो, जो है एरियन की जो किताब पढ़कर कुछ तो बातें पता चलती हैं भारत की उस समय की। अब हम बात कर रहे हैं अशोक के धम्म की। तो देखो अशोक का धम्म, 200 शब्दों में इस पर टिप्पणी करनी है आपको। तो जब अशोक राजा बना तो उसने एक लड़ाई लड़ी जिसे हम कलिंग का युद्ध कहते हैं। अब जो इसने कलिंग, जिसे आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, इस युद्ध में इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए भाई, इतना रक्तपात देखा अशोक ने, इसका हृदय बदल गया। इसने कहा भाई मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसने कहा मैं जीवन ऐसा जीऊंगा जो अहिंसा के आधार पर हो। ये बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। फिर इसने अपने एक भाई को बुलाया, जो इसका एक ही भाई था उस समय, वैसे तो 101 भाई थे जिसमें इसने 99 भाइयों को मार दिया था। एक भाई इसलिए बच गया था क्योंकि उसने ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो आया और उसने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी और यहाँ से ना अशोक पूरी तरीके से बदल गया। अशोक ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाओं को इकट्ठा किया और उसे धम्म का नाम दिया। तो अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म सिर्फ और सिर्फ मानवता से संबंधित है। इसमें विभिन्न धर्मों की नैतिकता को रखा गया है और विभिन्न धर्मों की जो शिक्षाएं, खासतौर पर बौद्ध धर्म का प्रभाव इसमें साफ तौर पर देखा जाता है। तो ये अशोक का धम्म है। अब अशोक के धम्म की मुख्य बातें क्या हैं? तो ये ध्यान रखना, अशोक का धम्म कोई विशेष धर्म नहीं है,
बल्कि ये सभी धर्मों के समभाव की बात करता है। इसमें करुणा, अहिंसा, सत्य, क्षमा, संयम और परिवार और समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं लोगों की, उसके बारे में लिखा गया है। क्योंकि देखो, समाज में अन्याय कब शुरू होता है? समाज में अन्याय जब शुरू होता है जब समाज में लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, समाज में व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभाता। तो ऐसे में जो अशोक का धम्म है वो यही कह रहा है कि लोगों के अंदर करुणा होनी चाहिए, लोगों के अंदर दया भाव होनी चाहिए, लोगों को परोपकारी होना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, क्षमा पर ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है, उसे हमें निभाना चाहिए नैतिकता के आधार पर। यही है अशोक का धर्म। अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान करने की नीति अपनाई। अशोक ने धम्म का प्रचार किया, यानी कि अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उसने शिलालेखों पर अपने संदेश लिखवाए। शिलालेख मतलब पत्थरों पर, स्तंभों पर यानी कि पिलर्स पर, और अभिलेखों पर यानी कि ठोस वस्तुओं पर। और धम्म का विचार फैलाने के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति करी। ये जो धम्म महामात्य थे एक तरीके की मॉरल पुलिस थी। इनका काम ये था कि लोग धम्म की नीतियों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इस अशोक ने जन कल्याण के लिए सड़कों का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया, वृक्षों को लगवाया, पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था करी। ये सब अशोक की धम्म की नीति थी। इस प्रकार से अशोक के धर्म की धम्म की जो नीति है वो एक नैतिक संहिता थी कि लोगों को अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। इसका उद्देश्य ये था कि ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया जाए, शांति को बढ़ावा दिया जाए, जनता के कल्याण को बढ़ावा दिया जाए, नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। तो अगर अशोक की धम्म की नीति आती है तो आप इसे भी कर दोगे। तीसरा टॉपिक है हमारा सप्तवाहन काल का प्रशासन, यानी कि जब सप्तवाहन राजा भारत में शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत में, तो इनका प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो जब आप दक्षिण भारत की हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ के बहुत सारे राजवंश रहे हैं और उन राजवंशों में सप्तवाहन यानी कि सातवाहन जो वंश है इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज का जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य भारत का हिस्सा है, यहाँ पर सप्तवाहन राजाओं ने शासन किया था। टाइम पीरियड था पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में। इस वंश का जो प्रशासनिक ढांचा था वो सेंट्रलाइज था। उस समय जितने भी क्षेत्र थे वो सेंट्रलाइज चलाए जाते थे। सेंट्रलाइज मतलब यह है कि केंद्रीय सत्ता सबसे मजबूत होती थी, सारी पावर राजा के पास होती थी। जैसे मौर्य राजा शासन चलाते थे लगभग वैसे ही सप्तवाहन राजा भी शासन चलाते थे। यहाँ पर क्या होता था, राजा का प्रशासन ही सबसे मजबूत होता था, यानी कि राजा का जो पद था वो सब सर्वोच्च होता था। देखो, जब हमें किसी के प्रशासन की बात की जाए तो हम यही बात करते हैं कि शासन कैसे चलाया जाता है। तो सप्तवाहन में जो वंश था उसमें प्रशासन कौन चलाता था? राजा, यही मुखिया होता था। राजा को बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, जैसे एकराट की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि। राजा ही न्याय का प्रतीक था, राजा ही युद्ध करता था, राजा ही दान देता था, राजा ही धर्म का प्रमुख था। तो इससे पता चलता है कि मेन पावर किसके पास थी? राजा के पास। कहाँ पर? सप्तवाहन वंश में। लेकिन इस वंश की सबसे खास बात यह थी कि ये मातृवंशिकता के आधार पर चलता था। तो देखो, दो वंशिकता होती है, एक मातृवंशिकता और एक पितृवंशिकता। पितृवंशिकता में जो गोत्र के नियम है वो पिता के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जैसे हम लोग अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम लगाते हैं। मातृवंशीय परंपरा में क्या होता है? माता का नाम नाम के पीछे लगाया जाता है। तो सप्तवाहन राज्य जो थे, राजा थे, इनका परिचय इनकी माँ के नाम से होता था। जैसे गौतमी पुत्र सप्तकर्णी सबसे फेमस राजा था ये। प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी थे, जैसे मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था, महामात्य जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे, सेना अध्यक्ष को सेनापति, राजकुलक, शाही प्रतिनिधि, ऐसे विभिन्न प्रकार के अधिकारी थे जो साम्राज्य को चलाते थे। टैक्स को इकट्ठा करने के लिए भी अधिकारियों को रखा गया था। राजस्व व्यवस्था व्यवस्थित थी, भूमि कर लिया जाता था लोगों से, व्यापारिक कर लिया जाता था। और बंदरगाह यानी कि जो नदियों पर और जो नदियों पर जहाँ पर नावें खड़ी होती हैं उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। आज के टाइम पर पोर्ट बोलते हैं इसे, सी पोर्ट। जैसे समुद्र पर जहाँ पर माल जो है चढ़ाया उतारा जाता है जहाज़ों से, उसे बंदरगाह कहते हैं। लेकिन उस समय नदियाँ थी, समुद्री व्यापार इतना ज़्यादा नहीं था, आपको पता ही है। तो जो सप्तवाहन वंश की राजव्यवस्था थी इसमें भूमि कर भी लिया जाता था, व्यापारिक कर भी लिया जाता था और बंदरगाहों से भी टैक्स लिया जाता था। व्यापार के लिए अलग अलग श्रेणियाँ थी। श्रेणियाँ क्या होती है हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। तो इस प्रकार से अगर आप सप्तवाहन शासन के प्रशासन की बात करोगे तो एक केंद्रीय प्रशासन था जहां मेन पावर किसके पास थी? राजा के पास थी। सत्ता के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई थी, बहुत सारे अधिकारी रखे गए थे, सेना थी। इससे पता चलता है कि सप्तवाहन वंश उस समय का एक पावरफुल वंश था जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था। चौथा और अंतिम क्वेश्चन है अब हमारा ये, और हम इसे यहीं विराम देंगे कुषाण वंश को पढ़ने के बाद। तो देखो, कुषाण वंश के बारे में जब आप पढ़ोगे तो कुषाण वंश ये भी पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक शासन कर रहा है, लेकिन ये शासन करेगा उत्तर पश्चिम भारत की तरफ, और ये बाहर से आए हुए लोग थे, ये बात ध्यान रखना। तो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जिस पर कुषाण राजा अपना शासन चलाएंगे। इस वंश की स्थापना यूची जाति के कुल ने की थी। तो यूची जनजाति थी,
तो कुषाण वंश कौन सी जनजाति से संबंधित थे? कुषाण वंश यूची जनजाति से संबंधित थे। कुषाणों ने भारत में किस क्षेत्र पर शासन किया? नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में भारत शासन किया, लेकिन इनका जो शासन है वो मिडिल ईस्ट एशिया तक भी फैला हुआ था। ठीक है। कुषाणों ने भारत में राजनीतिक एकता की शुरुआत करी। देखो, कुषाण जिस समय भारत में शासन करने आए थे उस समय भारत में कोई मजबूत राजा था ही नहीं, जिसकी वजह से कुषाणों को फ्री फंड में एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया और इन्होंने उस पर शासन किया। लेकिन इन्होंने वहाँ के व्यापार में, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के धर्म में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। कुषाणों का जो सबसे फेमस राजा था वो था राजा कनिष्क। राजा कनिष्क जिसने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। इसने अपने क्षेत्र को मिडिल ईस्ट एशिया से लेकर, देखो हम मिडिल ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो क्षेत्र ईरान, इराक, तुर्की तक जाते हैं, तो वहाँ से लेकर इसने गंगा घाटी तक का क्षेत्र जो था वो अपने कंट्रोल में किया। ग्रीक हो गया, ईरान हो गया, भारतीय बौद्ध जो संस्कृतियाँ थी, इन सबको इसने एक मिला दिया। इतना ही नहीं, कनिष्क बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अब तक जो बौद्ध धर्म में सभाएं हुई थी, 4 सभा हुई थी और चौथी सभा जो है वो कनिष्क के समय पर ही हुई थी। इसके अलावा कनिष्क की बात करें तो इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, रेशम मार्ग को बढ़ावा दिया, सोने के सिक्के चलाने की शुरुआत करी, जिससे पता चलता है कि भाई कुषाण वंश का जो शासन था उस समय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, क्योंकि सोने के सिक्के उस समय चल रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है भाई कुषाण वंश पर टिप्पणी करो, तो सबसे पहले आप बताओगे कुषाण वंश जो है वो मध्य एशिया से भारत में आया है। ठीक है। और मध्य एशिया से लेकर इसने गंगा घाटी तक अपने क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है। इनका संबंध यूची जनजाति से है। सबसे बड़ी बात, इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा है वो कनिष्क है, जिसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी। इस क्षेत्र कनिष्क ने जो है वो चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन करवाया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, सोने के सिक्कों का चलन शुरू करा यहाँ पर। इन सबसे पता चलता है कि भारतीय इतिहास की समृद्धि में कुषाण वंश का भी एक अपना योगदान है। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, एक एक टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अगले सब्जेक्ट जो कोड हैं आपके उसे भी बताइए कमेंट में, ताकि हम उन पर भी वीडियो अपलोड कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए आपको गुड लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो।